हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटेट 2018 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी। ठीक है, अभी मान लेते हैं घन की भुजा क्या है, ए। ये इस तरीके से घन होता है। ठीक है, इसकी ए लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, ये सब क्या होती हैं, ए मतलब इक्वल होती हैं। तो इसको मान लेते हैं ए यूनिट। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, ये एक स्क्वायर शेप में है एक फेस, और इसका एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, और ऐसे होंगे 6 फेस। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका टोटल संपूर्ण क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अब कंड उसने क्या कहा है कि 2 गुना कर दिया जाए, अब 2a कर दिया जाए। ठीक है, ये तो था फर्स्ट एरिया, A1 मान लेते हैं इसको। नया एरिया जो कितना आएगा, 6a2 मान लेते हैं। 6a था और a की जगह क्या है 2a का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 4a का स्क्वायर, तो मतलब कितना हो जाएगा 24a स्क्वायर। ठीक है, तो कितना चेंज आया इसमें, जो चेंज आया बढ़ गया ना, इसमें वृद्धि हो गई। तो कितना चेंज आया, a2 में से a1 को माइनस कर दीजिए, तो 24a स्क्वायर माइनस 18a, सॉरी 6a, तो कितना बचेगा 18a स्क्वायर। ठीक है, और परसेंट के लिए क्या करते हैं हम, जो जितना चेंज आया, चेंज कितना है 18a स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, पहले वाले के में निकालते हैं कितना चेंज आया, तो 6a स्क्वायर, और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 6 3 जा 18 और 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा 300%। तो कितना चेंज होगा उसमें, 300 का इंक्रीमेंट हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a/3 इजिकल टू b/2 इजिकल टू c/1 हो तो इसकी वैल्यू बतानी है। मतलब यहाँ से a/3 इजिकल टू b/2 इजिकल टू c/1 को मान लीजिए k। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k, और b की वैल्यू अगर इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो b की आ जाएगी 2k और c की आ जाएगी k। ठीक है, a b c की वैल्यू मिल गई। अब जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैं a प्लस बी प्लस 2c/b, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। a की कितनी थी 3k, b की 2k और c की थी सिर्फ k, तो ये हो जाएगा 2 ऑलरेडी था, और c की वैल्यू k। b की वैल्यू दी हुई है हमें k 2k। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 2 7k/2k, तो k से k कैंसिल, 7/2, 2 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना एंड इतना का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है वो पता होनी चाहिए पहले। ठीक है, तो देख लेते हैं, दो इक्वेशन मान लेते हैं, a1x प्लस a2y इजिकल टू a1 b1 मान लेते हैं, b1 इजिकल टू c1। दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं a2x प्लस b2y इजिकल टू c2। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट 3 कंडीशन होती हैं, इसमें तीनों देख लेते हैं। पहली होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन हो, या हिंदी में अद्वितीय सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन हो। तो इसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और दूसरी कंडीशन होती है, ठीक है, ये किस तरीके से होती है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन हो, 2 लाइनें वो इस तरीके से एक ही पॉइंट पर कट रही है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरी होती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसकी क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये लाइन एकदम पैरेलल होंगी जैसे रेल की पटरी होती है। ठीक है, थर्ड कंडीशन होता है ऑन साइड लाइंस। ठीक है, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही हो, जैसे ये कोई बड़ी लाइन है, इसी के ऊपर कोई छोटी दूसरी लाइन है। ठीक है, मतलब एक के ऊपर ही दूसरी लाइन का होना, तो यहाँ तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ होते हैं अनंत या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। ठीक है, तो हमें किसका बताना है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही हल का, अद्वितीय हल का। तो उसके लिए क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो x माइनस के वाई इजिकल टू 2। तो फर्स्ट इक्वेशन है, इसे a1 कितना हो जाएगा, a1 क्या था जो x के मल्टीप्लाई में, x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं 1, और b1 कितना हो जाएगा माइनस के k, और c1 कितना हो जाएगा 2।
और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 2y इजिकल टू -5। तो यहाँ से a2 कितना आ जाएगा 3, b2 कितना आ जाएगा 2 और c2 कितना आ जाएगा -5। ठीक है, तो उसकी कंडीशन लगा लेते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 3, b1 की वैल्यू कितनी है -k और b2 की 2। तो इस 2 को इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो -k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2/3। इस माइनस को भी इधर भेज देंगे, k नॉट इक्वल टू -k 2/3। तो k की वैल्यू -k 2/3 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो तो उसका यूनिक सॉल्यूशन ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू -k 2/3। और इन बाकी की दो कंडीशन जो है इनको भी याद रख लीजिएगा कि क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम इनफाइनाइटली या पैरेलल पर भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो ए कर सकता है किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है, सी उसी काम को पूरा करने में उतना समय लेता है जितने समय में ए और बी मिलकर काम को पूरा करते हैं, तो बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 और 8 का आएगा 24। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, जो पूरा काम था कितना था 24 यूनिट था, तो 6 से 24 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 यूनिट। मतलब ए ने क्या काम, एक दिन में 4 यूनिट काम किया होगा, तब जाके उसने 6 दिन में 24 यूनिट काम किया। बी ने, बी से डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो आ जाएगा 3। बी ने एक दिन में कितने यूनिट काम किया 3 यूनिट। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, बी और सी मिलकर उसी काम को कितने में कर रहे हैं। ठीक है, तो बी और सी, तो बी कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट और सी कर रहा है जितना ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 7। तो सी कर रहा है एक दिन में 7 यूनिट, तो एक दिन में काम कितना हो रहा है 10 यूनिट। ठीक है, और टोटल यूनिट कितनी है 24, तो 24 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, 2 से 12 जाए, 2 से 5 जाए, तो 12/5 तो आ जाएगा 2, 5 2 10 और 2 रिमाइंडर, तो 2 ऊपर अपॉन 5 डेज। ठीक है, 2 कंप्लीट 2/5, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 58.5 था। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक छात्र का प्राप्त अंक 75 के स्थान पर 57 अंकित हो गया, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य क्या होता है, उन सब का मतलब 30 स्टूडेंट्स का जो एवरेज था कितना 58.5। ठीक है, अब वो 75 की जगह गलती से 57 लिख दिया, 75 की जगह 57 लिख दिया। ठीक है, तो कुछ कम हो गया होगा, कितना कम हुआ होगा, तो कितने नंबर कम लिखे 18। ठीक है, तो हर बच्चे के एवरेज कम हुआ उसकी वजह से, तो 18 की वजह से कम हुआ ना, तो एक बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा 18 का, तो 80 नंबर्स को 30 बच्चों में डिवाइड कर दिए, तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो कितना है 6 3 जा 6 5 जा, तो 3/5 और 5 से 3 को डिवाइड करेंगे 0.6, तो हर बच्चे का एवरेज कितना कम हो गया 0.6 कम हो गया। तो 58.5 जो एवरेज था हर बच्चे का, उसमें 0.6 और ऐड कर दीजिए, तो सही माध्य पता चल जाएगा। 5 6 11 कैरी 1, 5 8 और 1 9 5, तो 59.1, 59.1 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 बच्चों का माध्य दिया तो 58, जो माध्य होता है उसका मतलब होता है कि एवरेज, हर बच्चे का एवरेज कितना था 58.5। ठीक है, अब गलती से 75 की प्लेस पर 57 लिख दिया, तो मतलब 18 कम लिखा, तो 18 की वजह से हर बच्चे का एवरेज कम हुआ होगा ना, तो कितना कम हुआ होगा, तो 18 को ही 30 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो कितना का 0.6, तो हर बच्चे का एवरेज कितना कम हुआ होगा 0.6, तो 0.6 ऐड कर दीजिए जो पुराना वाला था, तो हमें पता चल जाएगा कि सही माध्य या सही एवरेज क्या होगा। ठीक है, वो होगा 59.1। नेक्स्ट, यदि बिंदु 3/5 6,y एवं 3 माइनस के 3,4 का केंद्रक होता है सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेंट्रोइड क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स x1 x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं कि 3 पॉइंट से 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो 3 पॉइंट होंगे, ये ट्राइंगल के 3 पॉइंट दिए हैं, x1 y1, सेकंड x2 y2, 3x3 y3 थर्ड। ठीक है, जो केंद्रक होता है बिल्कुल मिड में बनता है, मिड में मतलब इन तीनों का एवरेज निकाल लीजिए, x1 y1 और x1 x2 x3 और y1 y2 y3, तो हमें जो केंद्रक बनेगा बीच में उसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट दिए उन्होंने x y, तो x इजिकल टू x1 इसे मान लीजिए 3 को 3 प्लस x2 हो जाएगा 6 और x3 माइनस के 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x इजिकल टू 6/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है,
इसकी वैल्यू आ गई 2। अब हमें y की भी निकालनी है, y कोऑर्डिनेट्स भी तो पता करना है। तो केंद्र का y कोऑर्डिनेट y ही दिया है, ठीक है। और y1 कितना हो जाएगा 5, y2 y और y3 4/3। तो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, हो जाएगा 3y इजिकल टू 5 + 4 9 प्लस y। इस y को इधर ले आइए, 3y माइनस y इजिकल टू 9। 3y में से एक y माइनस करेंगे तो 2y बचेगा, 2y इजिकल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में था तो साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 9/2 और x की थी 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9/2। ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, केंद्रक का या सेंट्रोइड कह सकते हैं इसे इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद ax³ + bx² + x - 6 का एक गुणनखंड x + 2 है। तो और जब इस बहुपद में से x - 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे। जैसे x + 2 इसका एक गुणनखंड है, ठीक है, फैक्टर है, जो भी हमें बहुपद दिया हुआ है। तो x + 2 = 0, x = -2 आया। तो x - 2 इस जो भी बहुपद दिया है हमें उसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा या मूल होगा। मूल होगा तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पुट कर दीजिए ax³ + bx² + x - 6, तो 0 आना चाहिए। x की जगह -2 पुट करेंगे, -2³ + b - 2 का स्क्वायर प्लस -2 x की जगह -6 = 0। तो जगह -8a -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, तो 4b -2 -6 = 0। तो कितना है -8a + 4b, ये -2 और -6 -8 हो जाएंगे, दूसरी तरफ जाके हो जाएंगे +8। तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा -2a + b = 2। दोनों साइड से 4 लेके कैंसिल कर दिया, तो इक्वेशन 1 बन गई। अब एक इक्वेशन और बन जाएगी। ठीक है। अब देखो x - 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो इस पोलिनोमियल में या इस बहुपद में, तो हमें रिमाइंडर कितना बनता है 4। ठीक है। अगर हम जैसे मान लीजिए कोई भी पोलिनोमियल है px, अगर हम उसे किसी से भी फैक्टर मतलब किसी से भी डिवाइड कर रहे हैं जो भी इस फॉर्म में x - a की फॉर्म में, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा pa। ठीक है। मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है, x - a = 0, x की वैल्यू a। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है x - 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 2। ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, जैसे मान लीजिए पोलिनोमियल px है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा p2। ठीक है। तो ये दिया हुआ हमें ax³ + bx² प्लस के x माइनस के 6। ठीक है। और x की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो a 2³ + b 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 6, और उसने क्वेश्चन में कि रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, = 4 पुट कर दीजिए, जाएगा 8a + 4b, ये कितना बचेगा -4 = 4। 8a + 4b, ये -4 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8। यहाँ से फिर से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 2a + b = 2, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, इसके नीचे लिख के +2 + b = 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ये -2 ये +2, तो ये तो कैंसिल, +b 2b = 4। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 2a + b की वैल्यू 2 = 2, 2 से 2 कैंसिल, या इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 - 2 0, तो 2a = 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2। तो ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनावसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है। ठीक है। अब ये इसको देख लेते हैं, पूरा ही देख लेते हैं। ये 3 अनावसी का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और आवर्ती का मतलब रिपीटिंग। तो 3 तरीके से होता है कोई भी दशमलव जो होता है, या तो वो टर्मिनेट होगा। ठीक है। टर्मिनेट मतलब पूरा डिवाइड होना, कोई भी नंबर जैसे 1/2 है तो पूरा डिवाइड करके क्या आ जाएगा 0.5, या कोई और नंबर है जैसे कि 4.75 या 3.2। ठीक है। ये डेसिमल्स क्या है, टर्मिनेट है, मतलब ये पूरा डिवाइड हुए हैं, इनको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया होगा। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
जो हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ये कैसे नंबर होंगे, ये टर्मिनेट तो नहीं हुए लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं, जैसे 0.333 बार बार 33 ही आ जा रहा है तो हमने डॉट डॉट लगा दिया, या 0.6666 डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है, बार बार 6 ही 6 आया जा रहा है। तीसरा केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ना तो वो टर्मिनेट ही हुआ है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, वो हर बार एक नया नंबर आ रहा है, मतलब हर बार अलग ही रिमाइंडर आ रहा है उसका। तो क्या होता है, जैसे 0.142689 कुछ भी अटपटा सा नंबर आ रहा है, 77899 और वो ख़त्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ना तो ये कोई पैटर्न बना रहा है और ना ही पूरा रिमाइंडर इसका जीरो आगे मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, ये कैसे नंबर होते हैं, ये कैसे डेसिमल होते हैं, इसको साइड में लिखो, पहले और दूसरे, ठीक है, ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर, रेशनल या हिंदी में कह सकते हैं ना परिमेय। और जो ये लास्ट वाला बचा नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, इरेशनल या अपरिमेय, ठीक है। तो हमसे पूछा है अनावश्यक किंतु आवर्ती, ठीक है, अनावश्यक मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये कैसा नंबर है, सेकंड केस वाला, सेकंड केस मतलब एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिए गए चित्र में पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा और पी टी स्पर्श रेखा है तो पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, सॉरी पी टी बराबर 5, इसकी लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और पी ए बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ए बी की माप, तो ए और से बी तक की हमें डिस्टेंस बतानी है कि ए बी और बी के बीच की कितनी दूरी होगी, ठीक है। तो एक रिलेशन होता है या फॉर्मूला कह सकते हैं, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है, ये आपको याद भी रखना है और इस क्वेश्चन में अप्लाई भी करना है। तो पी टी ए है छेदक रेखा या सीकेंट लाइन बोलते हैं जिसे, तो उसकी लेंथ दी है 5, तो 5 का स्क्वायर और पी ए की वैल्यू दी है 3 और इंटू पी बी, तो 25 और ये 3 आ जाएगा इसके नीचे, तो इज इक्वल टू पी बी, या हमें पी बी की लेंथ मिल गई लेकिन हमें निकालनी है पी ए की, तो सॉरी ए बी की, तो ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे, ये पूरी लेंथ दी हुई है पी बी, ठीक है, पी बी में से अगर हम पी ए ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे ये वाला, तो सिर्फ इतना बचेगा ये वाला पार्ट, तो पी ए को माइनस कर दीजिए, पी बी कितना है 25/3 और पी ए कितना है क्वेश्चन में गिवन था वो 3 था, ठीक है। तो इनके नीचे 1 मानेंगे, 3 के नीचे तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो 25 और जाएगा 3 3 जो 9, तो 25 - 9 16/3 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक फॉर्मूला और देख लीजिए, अगर कोई इस तरीके से दिया हुआ दोनों ही छेदक रेखा दी हुई हैं या सीकेंट लाइन, ये पॉइंट पी मान लीजिए, ये कट कर रहा है ए पर और बी पर, और इधर ये दूसरी साइड कर रहा है सी पर और डी पर, तो इसके लिए क्या होगा, पी ए मतलब फर्स्ट वाले का पहला पॉइंट जहाँ कट कर रहा है सर्कल को, और फिर दूसरा इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ठीक है, यहाँ तक पी डी, ठीक है, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी हैं, तो बी डी एक दूसरे को बिंदु ऊपर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है जिसकी अपोजिट लाइन्स अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अब इनके विकर्ण हैं ए सी और बी डी, वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऊपर, ये बीच में पॉइंट ओ मान लीजिए। हमें क्या दिया हुआ, यदि एंगल डी ए सी, ठीक है, ये वाला एंगल, तो कितना दिया हुआ 32 डिग्री, एंड ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल, ये कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल डी बी सी, तो हमें ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है। तो पहले तो समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है, ए बी, ठीक है, अपोजिट साइड क्या है ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगे, और ए डी और बी सी इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होंगे, ए बी पैरेलल होगा सी डी के और बी ए डी था, ए डी पैरेलल होगा बी सी के, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, अब हमें निकालना है कि डी बी सी वाला एंगल निकालना है, तो इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं पहले, ये 32 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ए ओ बी 70, ठीक है। अब ये एक लाइन देखते हैं डी बी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर एंगल कितने का बनता है 180, तो हम ओ की बात करते हैं, तो ओ पर ये इस तरीके से दिया हुआ है
AOB ये 70 है, तो इसका बचा हुआ पार्ट कितना होगा 110, तभी तो पूरा 180 बनेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 110। ठीक है, अब ट्राइंगल AOD, ट्राइंगल AOD की बात करते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो A पर कितना एंगल बन रहा है, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल D, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल ये सिर्फ इतना ही आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 32, और O की अभी हमने निकाली 110, और D की अभी निकाल लेंगे हम 180 इजिकल टू 180। तो 110 और 32 कितना हो जाएगा 142 डिग्री प्लस एंगल D इजिकल टू 180। तो एंगल D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 142, तो इसको माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 8, 7 में से 4 3, 38 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया एंगल D 38। ठीक है, अब हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि इसकी हेल्प से एंगल B मतलब B का मतलब DBC पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, उसका क्या मतलब था कि AD पैरेलल है BC के, और बीच में की क्रॉस लाइन आ रही है जिसे कह रहे हैं हम DB या डायगोनल या विकर्ण AC। ठीक है, ये एंगल निकाला हमने, कितना था 38 डिग्री। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा एंगल DBC के 38 के। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है लाइन्स एंड एंगल में, हम कह सकते हैं कि ये होते हैं अल्टरनेट। जब भी ये Z बन रहा हो, ठीक है, Z का मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन या कोई भी अनदर लाइन बीच में आ रही है, तो यहाँ पर Z बन रहा है, तो Z के यहाँ अंदर कॉर्नर पर जो दोनों एंगल होंगे वो बराबर होंगे, और इन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और सपोज कि जैसे AB ये नीचे थी और CD ऊपर थी, तो ये दोनों लाइन भी तो पैरेलल हैं। अब इनके बीच में जैसे डायगोनल को मिला देते हैं विकर्ण को, तो यहाँ पर भी तो Z बन रहा है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये वाले दोनों ही, ठीक है, ये Z बन रहा है तो ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और एक Z इस तरीके से भी तो बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 38 डिग्री। ठीक है, एंगल DA किसकी पूछी थी, एंगल DBC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A की पावर M की पावर N इक्वल हो A की पावर M की होल पावर N हो, तो M का मान, ठीक है, देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये एक जैसे है नहीं। A की पावर M की पावर N, ये M की पावर N है, लेकिन ये A की पावर की पूरे की पावर N है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे दिया होता 3 की पावर 2 दिया हो, इसकी होल पावर 4 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 3 की पावर 2 की पावर 4। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 3 की पावर 8। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो A की पावर M की पावर N और इधर A की पावर MN। अब ये दोनों नंबर बीच में इक्वल टू साइन लग रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और बेस भी बराबर है, तो पावर को भी बराबर होना पड़ेगा। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड विद पावर, तो M की पावर N इज इक्वल टू MN। ठीक है, तो M की पावर N, इस वाले M को इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर डिवाइड में जाएगा N, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो M की पावर M -1 इज इक्वल टू N। ठीक है, ये आ गया, लेकिन हमें बतानी है M की वैल्यू, तो M को फ्री कर दीजिए। फ्री कैसे करेंगे, M की पावर N -1 दोनों की पावर कर दीजिए 1/N-1, लेफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी, तो N-1 से N-1 कैंसिल, तो M की वैल्यू कितनी आएगी N की पावर 1/N-1, तो ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, N की पावर 1/N-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, इसी तरीके से 1 - 1/100 का मान क्या होगा ये बताना है। तो 1/1 को हम किसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 - 1 4/5। ठीक है, और 1 - 1/6 की वैल्यू कितनी आएगी 6 - 1 5/6। ठीक है, तो 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, इसी तरीके से अप टू 1/1 - 100 की वैल्यू बतानी है हमें। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 4/5, और नेक्स्ट की 5/6, और उससे नेक्स्ट की आएगी 6/7। ठीक है, और इसी तरीके से चलती रहेगी, और ये आएगी कितनी 100 - 1 99/100, और इससे पहले नंबर क्या आएगा 98/99। ठीक है, इस तरीके से, तो 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 99 से 9 कैंसिल। ठीक है, तो अब क्या नंबर बचेगा बस पहला का न्यूमरेटर और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर, तो यहाँ से तो 4 बच जाएगा 4, और नीचे बचेगा 100,
तो 4 1 4, 100 को कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम्स, तो आ जाएगा 1/25। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1/25। नेक्स्ट, यदि एक्स जो है 0 से 1 के बीच में हो तो यह सत्य है कि कौन सा कथन ऑप्शन सही होगा वो बताना है, ठीक है। तो पहले एक चीज़ समझ लेते हैं उससे पहले। कोई भी नंबर है वो 3 कंडीशन में होगा, या तो 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, ना 0 होगा ना 1 होगा, बीच में होगा, इन बिटवीन, या वो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर 1 होगा तो उसकी कुछ भी पावर कीजिए वो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। इसकी कुछ भी पावर करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 की पावर 100 किया हमने, तो ये 100 ही रहेगा, सॉरी 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर 1 से कोई भी नंबर बड़ा है, सपोज कीजिए 2 है, 2 की पावर 2 करेंगे 4, 2 की पावर 3 करेंगे 8, ठीक है। जैसे कि इसमें 2 की पावर 4 करेंगे तो 16। जैसे जैसे पावर इंक्रीज़ होती जा रही है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। पावर इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ से पता चला। अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है, जैसे सपोज़ कीजिए हाफ, ठीक है। अगर हम हाफ की पावर 2 करते हैं तो 1/4 आएगा, जो कि 1/2 से छोटा, मतलब इसकी पावर 1 से छोटा है। 1/2 जो है वो बड़ा है 1/2 से, ठीक है, 1/2 की पावर 2 से। नेक्स्ट टाइम जब 3 करेंगे 2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 सॉरी, तो कितना आएगा 1/8, ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 की पावर 3 और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उसकी पावर इंक्रीमेंट करने पर उनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है, या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई। तो अभी देखिए कि एक्स की पावर 100 1 से बड़ा होगा, ठीक है, वो नंबर ही छोटा है, हम उसकी पावर और बढ़ाते जा रहे हैं तो और छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो कभी 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, 1 से छोटा ही रहेगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। चाहे उसकी पावर 101 ही क्यों ना कर लें, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 बचे अब, ए और सी, ठीक है। अभी हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि पावर इंक्रीमेंट करने पर वो नंबर छोटा होता जा रहा है, ठीक है, छोटा होता जा रहा है। तो एक्स की पावर 100 बड़ा हुआ एक्स की पावर 101 से, क्योंकि पावर इंक्रीमेंट करेंगे तो वो नंबर और छोटा हो जाएगा। तो 101 वाला नंबर छोटा होगा और 100 वाला 101 की कंपेयर में बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि 101 पावर करेंगे तो वो वैल्यू छोटी होगी ना कि बड़ी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक्स की पावर 100 ग्रेटर देन एक्स की पावर 101। नेक्स्ट, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं मूलधन या प्रिंसिपल पी है, ठीक है, तो उस पर कितना ब्याज हो जाएगा? साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, मतलब 2p/5। तो कितने समय में 8% ब्याज की दर से, तो कितने समय में, टाइम बताना है हमें, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? 2p/5, और मूलधन या प्रिंसिपल हमारा p है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, और टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। p से p कैंसिल, 5 से 20 टाइम्स कैंसिल 100, 2 से 4 टाइम्स 8, और 4 से 25 टाइम्स। ये 5 इधर चला जाएगा दूसरी साइड, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, सी करेक्ट, 5 वर्ष। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 30,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए, ठीक है। तो पूर्ण घन के लिए क्या करें? तो उसमें 3 पेयर होने चाहिए, जैसे स्क्वायर में करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 × 2। अब क्यूब करेंगे 2 की क्यूब, तो 2 × 2 मल्टीप्लाई, मतलब सेम नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्यूब होती है, ठीक है। तो इनके पेयर में जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो 3 पेयर्स में होने चाहिए, ठीक है, और जिसकी जो नहीं होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही छोटे से छोटा नंबर हो जाएगा। तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3 3 2 7 5। सबसे पहले 5 से ही कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में 5 दिया हुआ है, तो 5 से करेंगे, 5 6 33, 5 6 30, 2 बचेगा 27, 5 5 25, तो 2 बचेगा फिर से 5 5 25। अभी 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 1 5, 1 बचेगा 16, 5 3 15, 1 बचेगा, 5 3 15, और 5 1 5। अब ये है, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से तो नहीं होगा, 11 से हो जाएगा। 11 से कितना होगा? 121 टाइम्स, क्योंकि 11 की क्यूब होता है, ठीक है। ये 11 टाइम्स और ये 11 से 1 टाइम्स। तो ये नंबर दिया हुआ है हमारा 33275। अब इसको लिख सकते हैं हम 5 × 5 × 11 × 11 × 11, ठीक है। अब 11 के तो पेयर हैं तीनों, मतलब 3 पेयर का है, लेकिन 5 का नहीं है, 5 का सिर्फ 2 हैं, तो 5 का एक और चाहिए,
ठीक है, एक 5 और चाहिए तभी तो ये 3 पेयर होंगे, 3 पेयर होंगे तभी तो ये पूर्ण घन होगा, ये परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। तो कम से कम तो 5 ही चाहिए, ठीक है, उसने हमसे कम से कम की ही पूछा है, मतलब कम से कम मतलब छोटी से छोटी संख्या, तो वो क्या हो जाएगी 5। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी स्क्वायर माइनस 8p माइनस प्लस 12 एवं पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 का महत्तम समावर्त p माइनस ए हो तो a का मान, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, यहाँ से p माइनस ए, तो p की वैल्यू a आ जाएगी और ये इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दीजिए p की जगह, ठीक है। तभी क्वाड्रेटिक बनेगी, तो हमें क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा क्या करेंगे हम इनके फैक्टर ही कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है p में दोनों, तो पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12, ठीक है, इन दोनों को फैक्टर कर लेते हैं और जो कॉमन आएगा वही p माइनस ए हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 8, तो नंबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, 6 2 ज़ा 8, 6 और 2 8 और 6 2 ज़ा 12, तो माइनस के 6p माइनस के 2p प्लस के 12, यहाँ से कॉमन आ जाएगा p फर्स्ट और सेकंड टर्म से, तो p माइनस 6 बचेगा यहाँ पर, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा p माइनस 6, p माइनस 6 दोनों में है, p माइनस 6 बाहर निकाल दीजिए, कितना बचेगा p माइनस 2, p यहाँ से और 2 माइनस के 2 यहाँ से। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए कितना 12 और प्लस या माइनस करें तो 4, तो यही लीजिए 6 और 2, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4 और 6 2 ज़ा 12, तो प्लस के हमें 4 चाहिए, तो प्लस के 6 लेने पड़ेंगे, माइनस के 2p माइनस के 12, तो दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से p कॉमन ले सकते हैं, p प्लस 6 और माइनस के 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो p प्लस 6 बचेगा, तो दोनों में से p प्लस 6 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा p माइनस 2, ठीक है। अब p माइनस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यही इनका HCF हो जाएगा, ये महत्तम समावर्त है p माइनस 2 और वही क्या दिया हुआ मैं p माइनस ए के बराबर, कंपेयर कर दीजिए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के गुणनखंड हैं, ठीक है। एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, इसके गुण फैक्टर करने हैं हमें, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि इसे हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं और एक बार इसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, जिससे अगर आए तो हम उसे आसानी से कर सकें। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो भी कांस्टेंट टर्म दी हुई है, जैसे 6 दी हुई है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 को प्लस माइनस दोनों में लेना, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा तो प्लस माइनस 6, तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 और प्लस 6 माइनस 6, ठीक है। अब x की वैल्यू एक बार में प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 प्लस माइनस 3 प्लस 6 या माइनस 6 एक बार पुट करके देखनी है, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगी, ठीक है। तो प्लस 1 से ही शुरुआत करते हैं हम, x की वैल्यू करते हैं x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो 1 की क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो माइनस प्लस 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 प्लस के 1 और प्लस के 11 प्लस के 12 माइनस के 6 माइनस के 6 माइनस के 12, तो ये कितना आ जाएगा 0। इसका क्या मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 1 इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है या मूल है, तो इस 1 को इधर ले जाइए, x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर, ठीक है। तो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 ये तीन ऑप्शन में आ रहा है, तो इसको आगे का पूरा प्रोसेस करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको डिवाइड करते हैं उसके फैक्टर से, ठीक है। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको डिवाइड करेंगे हम x माइनस 1 से, ठीक है। जो भी इसका एक फैक्टर यहाँ से पता कर लेंगे, इनमें से कोई ना कोई एक ज़रूर होगा, ठीक है। तो उससे हमें एक फैक्टर पता चल जाएगा, फिर उससे हमें क्या करना है, जो क्यूबिक इक्वेशन दी है उसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे, यहाँ पर x है और यहाँ पर x क्यूब है, तो हम अगर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई और कर देंगे तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर इस x स्क्वायर की इस 1 में भी करनी है, तो कितना हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर, अब माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 1x स्क्वायर, तो बचेगा माइनस के 5x स्क्वायर 11x माइनस 6, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर हमें चाहिए माइनस के 5x स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो माइनस की मल्टीप्लाई 5 की और एक x की, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो कितना आ जाएगा माइनस के 5x स्क्वायर, फिर इसी के माइनस की 5x की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो माइनस माइनस प्लस के 5x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6x माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पर x तो है और यहाँ पर हमें चाहिए 6x, तो x तो है तो सिर्फ 6 और चाहिए, तो वो भी प्लस का, तो प्लस का 6
तो 6x, फिर 6 की -1 में करेंगे तो माइनस के 6, ठीक है, फिर माइनस करेंगे तो साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0, ठीक है। ये हो गया डिवाइड। अब इसका आगे का क्या प्रोसेस है, ठीक है। अब इसको नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जिसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिविडेंड मतलब ये बीच वाला नंबर इज इक्वल टू डिविज़र इनटू कोशेंट, कोशेंट मतलब जो ये आया हमारा प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 ही आया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो कोशेंट तो ये था हमारा x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, डिवीज़र क्या हमारा जिससे डिवाइड किया था x माइनस 1, और कोशेंट क्या है x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं, रिमाइंडर 0 है तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक फैक्टर तो मिल गया हमें, दो और निकालने क्वाड्रेटिक है, इससे दो फैक्टर और मिल जाएंगे। तो x माइनस 1 अब हम मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, और प्लस के माइनस करें तो माइनस के 5, तो इसे लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। x माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिख सकते हैं x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से माइनस के 2 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x माइनस 3। तो x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों में से कॉमन है, तो x माइनस 3, और यहाँ से बचेगा x, यहाँ से माइनस के 2, x माइनस 2, तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। आगे इसके तीन फैक्टर, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन थे तो तीन ही फैक्टर आने थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या पूरा प्रोसेस क्या करना होता है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक तरीका तो ये है, आप इसको जैसे x माइनस 1 इसका फैक्टर है फर्स्ट ऑप्शन में, x माइनस 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 1, इसकी वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में पुट करिए इसको, इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ से भी रखा था, ये भी आई। इसी तरीके x माइनस 2 है इजिकल टू 0, तो x इक्वल टू 2 पुट करिए, उस अगर ये फैक्टर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई मतलब x की वैल्यू पुट करने पर पूरे पोलिनोमियल के बहुपद की वैल्यू कितनी आएगी, 0, और फिर x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू 3, तो मतलब x की वैल्यू 1, 2 और 3 पुट करने थी ऑप्शन ए से, तो उसकी तीनों की वैल्यू आती है 0, 0, 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो होगा ऑप्शन चेक। और पूरा प्रोसेस करना हो तो जो कांस्टेंट टर्म दी हुई है, जैसे इसमें 6 दी है, उस कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ x ना आया हो, तो 6 था, और 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 3, और 6 फैक्टर मतलब जिससे वो डिवाइड हो सकता है तो 1, 2, 3 और 6, इनको प्लस माइनस में भी लेना क्योंकि यहाँ साइन भी मैटर करता है, तो +1 -1 +2 -2 +3 -3 +6 -6, ठीक है। इनमें से कोई ना एक जरूर फैक्टर जरूर होगा इसका, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन। तो हमने सबसे पहले x इक्वल टू 1 रखा 1 रखा, तो 1 से ही हमें पता चल गया कि ये इसका फैक्टर है, सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, तो x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर जरूर होगा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दिया, मतलब पहले पावर 3 थी, डिवाइड करके हमने इसे रिड्यूस करके पावर 2 में कन्वर्ट कर लिया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें सॉल्व करनी आती है, उसे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके हमने फिर फैक्टर कर लीजिए, ये करिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें तीनों फैक्टर मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण जिसके मूल p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू माइनस के p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, तो इसको एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को बीटा, तो p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, अल्फा, और दूसरे को मान लेते हैं बीटा, p प्लस क्यू और माइनस साइन बाहर है अपॉन p माइनस क्यू, ठीक है। तो हमें समीकरण बतानी है कि अल्फा बीटा किसके इक्वेशन, मतलब किस इक्वेशन के रूट होंगे, तो इक्वेशन बतानी है हमें समीकरण। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल या सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या गुणनफल, ठीक है, ये इक्वेशन होती है इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा पता है मैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू माइनस के p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। तो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल, तो p माइनस क्यू के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और इधर p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, तो इसकी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी p प्लस क्यू की, तो हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं, p² प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के 2p क्यू माइनस p² प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस के 2p क्यू अपॉन ये a प्लस बी है माइनस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब p² माइनस क्यू स्क्वायर, तो p² ऊपर का प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू, अब ये बाहर माइनस है तो माइनस की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा p² प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के 2p क्यू
अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचा? माइनस के 2pq और माइनस के 2pq, तो माइनस के 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये मिल गया हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना था? p प्लस क्यू, अल्फ़ा क्या था? p माइनस क्यू, ठीक है, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, और माइनस था माइनस के p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, ठीक है। तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, p प्लस क्यू से p प्लस क्यू, तो ये बस ये माइनस बचा, तो माइनस में क्या बचा? माइनस का 1 बचा, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस के 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ये इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और उसको हम राइट साइड में भेज देंगे तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर के साथ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4pq, और ये माइनस के, और ये माइनस का p अपॉन क्यू स्क्वायर, इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस के पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये हमने एक स्टेप कम कर दिया है, एलसीएम ले गए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आया था, उसको राइट साइड में भेज देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 में चला जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4pq माइनस पी क्यू स्क्वायर। इसको ओपन करके लिख दिया इन्होंने, ओपन करके इस तरीके से लिखेंगे, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस के पी स्क्वायर, और जब इसकी क्यू स्क्वायर में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से आया है, उन्होंने पूरा ओपन करके लिख दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक 0, 0, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7 एंड 8 हैं, तो बहुलक, ठीक है। बहुलक होता है जो सबसे ज़्यादा टाइम से आए वो। तो हमारे पास क्या क्या नंबर आए? 0, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब ये देख लेते हैं कौन कितनी बार आया। 0 कितनी बार आया? 2 बार, और 2 भी कितनी बार आया? 2 बार, 3 कितनी बार आया? 3 बार, 4 सिर्फ 1 बार आया है, और 5 आया 1, 2, 3, 4 4 बार, और 6 आया है 2 बार, और 7 और 8 भी आए हैं, 7 आया है 1 बार, और 8 भी आया है 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया? 5 आया है, कितनी बार? 4 बार, तो उसका बहुलक कितना हो जाएगा? 5, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो, तब x के मान है। ठीक है, पहला आसान, सबसे आसान तरीका है कि x की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यू LHS में भी रख लीजिए, RHS दोनों बराबर आ रहे हैं तो वही x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, कोई भी 2 वैल्यू आएंगी। या अब पूरा प्रोसेस कैसे करना है वो देख लीजिए कि पूरा सॉल्व कैसे करेंगे। 3 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, x 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 3 की पावर x इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 3 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से 3 की पावर x और 3 की पावर x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 3 की पावर x और यहाँ बचेगा 3 की पावर, इनको अब चाहे प्लस करके लीजिए, 3 की पावर x प्लस 1 माइनस ये तो पूरा बाहर चला गया, इतना बचेगा 1 और यहाँ क्या बचा? यहाँ 3 की पावर x है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 को ऐसे ले सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो यहाँ भी 3 की पावर 2 है और यहाँ भी, तो 3 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 3 की पावर x और 2 में से एक पावर 1 बची है ना, तो वो उसमें x के साथ प्लस हो जाएगी, तो प्लस 1 माइनस 3 की पावर 2 तो पूरा बाहर था, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 3 की पावर x, 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 माइनस में आएगा ये 3 की पावर 2 और 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 1, तो इसको 3 की पावर x प्लस 1 3 की पावर x प्लस 1 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 और यहाँ बचेगा 3 की पावर x माइनस 3 की पावर 2, ठीक है। अब ये दो फैक्टर आ गए, दोनों को एक एक करके 0 को इक्वल पुट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। पहला रखते हैं, पहला क्या है 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3 की पावर x प्लस 1, ये माइनस 1 जाए इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर x प्लस 1, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों में बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर दीजिए, x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। एक तो x की वैल्यू कितनी होगी -1। अब ये दूसरा वेक्टर है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो 3 की पावर x, ये राइट साइड जाके 3 की पावर 2, बेस सेम है, पावर की कंपैरिजन कर दीजिए तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो x की वैल्यू कितनी है 2 और -1, 2 और -1, 2 और -1 मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता है, ठीक है। पहले 53, इसमें 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, इसको पहले वीक्स बना लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। 7 5 35.16, 7 2 14 और 2 रिमाइंडर, मतलब कि 52 तो पूरे पूरे वीक बनेंगे, उसके अलावा 2 डेज बच जाएंगे, ठीक है। अब ये 52 तो बन गए, अब ये 2 डेज पर डिपेंड करेगा कि वो 53 रविवार होंगे, संडे होंगे या नहीं। अब 2 डेज में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, केस बनाते हैं पहले तो। या तो वो टू डेज होंगे तो रेगुलर बेस होंगे, ये नहीं कि पहला मंडे और फिर वेडनेसडे हो गया या फ्राइडे हो गया, रेगुलर होंगे। या तो मंडे या ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे या वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे या थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे या फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे या सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे और संडे हो सकता है, और या संडे और मंडे हो सकता है, ठीक है। यही पॉसिबल केस बनेंगे, क्योंकि लगातार 2 दिन होंगे, कोई से भी हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, या संडे मंडे। हमें निकालता ना कि संडे का। अब देख लीजिए संडे कहाँ पर आ रहा है, तो संडे मंडे में संडे आ रहा है और एक सैटरडे संडे में आ रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई से भी 2 दिन आएंगे तो हमारे 53 संडे हो जाएंगे पूरे ईयर में। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रायिकता रिक्वायर्ड या जिन मतलब आउटकम्स, रिक्वायर्ड आउटकम्स, तो वो कितने हैं 2 अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो अपॉन 7, तो कितनी प्रायिकता आ जाएगी 2/7। 2/7 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास, तो ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये उसका सेंटर मान लीजिए ओ। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं ये, इस पर स्थित कोई क्या है, जीवा, जीवा या इसे इंग्लिश में कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी दूरी की बात की जाती है वो तो सीधी सीधी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाती है, ठीक है। तो ये जो है जीवा, इस पर जो जीवा के और केंद्र के बीच की दूरी है परपेंडिकुलर है, ठीक है 12, और जीवा की कितनी लंबाई है 10, ठीक है, कॉर्ड की। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि या थ्योरम कह सकते हैं उसे, कि केंद्र से मतलब सेंटर से अगर हम किसी भी जीवा पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, अगर हम सेंटर से किसी भी जीवा या कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसे हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये वाला होगा। जैसे कह सकते हैं कि ये एम है, ये ए है, ये बी है, तो ए एम किसके बराबर होगा, एम बी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये पूरी 10 है जीवा की लंबाई, तो ये आधा पार्ट हो जाएगा, ये आधा पार्ट मतलब 5 और 5, इसको ए बी मान लीजिए और ये पॉइंट एम मान लीजिए जहाँ पर मीट हो रही है। तो वृत्त का व्यास बताना है। इसको मिला देंगे ओ ए, ठीक है, ओ ए क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी, तो एक ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री है, ओ एम ए, इसकी डिस्टेंस कितनी है 12, इसकी 5, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसके वजह 13 आएगा, निकाल के देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब ओ ए का स्क्वायर, हाइपोटेनियस होते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इजिकल टू बेस, बेस मतलब कि ए एम का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मतलब ओ एम, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री ये बना रही है ओ एम, तो ओ एम का ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए निकालना है हमें, ए एम कितना है 5 प्लस ओ एम 12, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 169। ये है ओ ए का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, और ओ ए क्या है हमारी रेडियस, ठीक है, ये है रेडियस, और हमें निकालना है व्यास, व्यास या डायमीटर। ठीक है, तो वो क्या होती है 2 गुणा त्रिज्या, 2 इंटू आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 टू जो 26, तो आंसर कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी है, मतलब ए बी ए और ये दोनों साइड बराबर है। तो एंगल ए सी डी 105 है, 105 है, तो बी ए सी, ठीक है, बी ए सी किसके बराबर होगा, मतलब बी ए सी ये वाला एंगल बताना हमें। हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पर कितना एंगल बनेगा 180। तो सपोज कीजिए पॉइंट सी, बी डी स्ट्रेट लाइन है, उस पर पॉइंट सी है, तो यहाँ पर भी तो पूरा 180 बनेगा, ठीक है। अब इतना पार्ट कितना है 105, तो बचा हुआ कितना होगा 75, ठीक है, तभी तो दोनों मिलकर 180 होंगे, ठीक है। और अभी एक थ्योरम और होती है कि अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल, मतलब इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। थ्योरम क्या होती है वो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये थ्योरम होती है कि एंगल जो एंगल है इक्वल अपोजिट, मतलब एंगल जो अपोजिट हैं किसके, इक्वल साइड्स के। इक्वल साइड्स क्या हैं, ए बी और ए सी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इसके, ठीक है। तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी बराबर होंगे, मतलब ये दोनों बी और सी अंदर वाला, ठीक है। तो ये 75 है तो ये भी 75 होगा। अब ट्राइंगल ए बी सी में देखिए, ये भी 75 है, ये भी 75 है, तो किसी भी एंगल के किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, इन दोनों का मिलाकर कितना होगा 150, ठीक है। तो इससे कितना होना पड़ेगा 30, ठीक है। तो वही तो पूछा है हमसे एंगल बी ए सी, तो बी ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, क्योंकि 75 ये हो गया, 75 ये, तो 150 तो ये दोनों मिलकर हो गए 150, तो ए को कितना होना पड़ेगा 30, जब ये तो ट्राइंगल बनेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बी माइनस ए का 30% इजिकल टू ए प्लस बी का 18% हो तो अनुपात क्या होगा, तो बी माइनस ए का 30%, ठीक है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 इजिकल टू ए प्लस बी का 18%, 18/100, तो 100 से 100 कैंसिल, 6 3 जा 6 5 जा, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 5b माइनस 5a इजिकल टू इधर 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3a प्लस 3b, तो 5b इधर b ले आइए तो ये जाएगा माइनस के 3b इजिकल टू a को इधर ले जाएंगे तो 3a प्लस का 5a, तो बचेगा 2b और ये हो जाएगा 8a। हमसे पूछा है a रेशो b, तो b को इधर ले जाएंगे b/8 इजिकल टू a/b, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो a/b का कितना रेशो आ गया 1:4, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं वो बी नहीं 1:4, तो a रेशो 1:4, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो उनके में से तथा लहसे का गुणनफल 2028 है तो संख्याओं का योगफल, ठीक है। अगर वो 3 और 4 के अनुपात में तो वो नंबर क्या होंगे 3x और 4x, उनका गुणनफल दिया था, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिए 3x इंटू 4x इक्वल टू 2028, ठीक है। 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 6 जा 18, 2 बचेगा 3 7 जा 21, 3 6 जा, ठीक है। 4 से कैंसिल कर लेंगे, 4 1 जा 4, 2 बचेगा 27, तो 4 6 जा 24, 3 बचेगा 36, तो 4 9 जा 36, और x मिलकर x स्क्वायर इज इक्वल टू 169, और ये 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 13। लेकिन हमसे पूछा है संख्याओं का योगफल, तो संख्या क्या थी 3x और 4x, तो 3 इंटू 13 तो 39, 4 इंटू 13 52, इन दोनों को ऐड कर दिए 9 और 2 11 का 1 कैरी 1 5 3 8 और 1 कैरी का 9, तो 91, तो ऑप्शन कैसे हो जाएगा ऑप्शन डी 91। नेक्स्ट, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी, ठीक है। तो इसमें क्या करा गया है कि ए पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और फिर उसमें जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसमें बाद वाला प्लस कर दिया, मतलब बी प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें 5 स्टार 7 का वो बताना है किसके बराबर होगा, पहले दोनों की मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, फिर बाद में प्लस कर दीजिए जो बाद वाला नंबर मतलब कि 7, तो 5 7 जा 35 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा 42, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखागणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है, सूत्र आधारित नहीं, खेलकूद नहीं, अभ्यास विधि नहीं, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि क्यों श्रेष्ठ है, मतलब क्यों बेस्ट है, क्योंकि रेखागणित में क्या होता है हमारे थ्योरम्स होती हैं, एंगल्स होते हैं, फिगर्स होती हैं, तो उनका अगर सही रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, तो इसकी सबसे बेस्ट मेथड क्या हो जाता है प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाए और विक्रय मूल्य भी उसी समय 30% बढ़ जाए तो
लाभ 3 कंप्लीट 1/3% कम हो जाता है तो क्रय मूल्य, ठीक है। इसमें दो केस दिए गए हैं। पहला क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20% बढ़ा दिया, तो एक्स मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे कितना बढ़ा 20%, 20/100, 20 बन जाए 25, तो आ जाएगा एक्स प्लस x/5, तो हो जाएगा 6x/5। तो फर्स्ट कंडीशन तो यह है कि उसमें CP(x) है और उसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना 6x/5। अब दूसरा करते हैं कि उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है 50 रुपये बढ़ा दिए, 50 रुपये बढ़ा दिया मतलब x + 50 हो गया अब, ठीक है। तो उसका नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के लिए पहले उसमें प्रॉफिट उसने बताया कम हो जाता है, तो पहले प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, पहले 20 था, अब 3 1/3 कम हो जाता है, 3 3 9 3 3 9 + 1 10/3 कम हो जाता है, ठीक है। तो -10/3 ये दोनों परसेंटेज में, तो परसेंट का साइन लगा दिया, तो 23 60 60 - 10 50/3% होगा उसका जो नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है x + 50, ठीक है, सॉरी सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो वो कितना है x + 50 हमारा कॉस्ट प्राइस है, और इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा x + 50 पर 50/3, और 3 परसेंटेज के लिए 100 परसेंटेज हटाएंगे तो 100, इतना उसका क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो x + 50 x + 50 दोनों जगह से है तो कॉमन ले सकते हैं x + 50, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 0 से 0 कैंसिल, 5 2 = 10, तो 1/6, तो x + 50 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 1/6, तो हो जाएगा 7/6, ठीक है। तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x + 350/6, ये है हमारा नया सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये उसने कहा कि विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस भी उसी समय 30 रुपये बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन दी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा लेंगे। पुराना वाला कितना था हमारा 6x/5, नया आया 7x + 350/6, तो ये 30 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, ये 30 रुपये ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम नए वाले में से 7x + 350/6, इसमें से क्या माइनस कर देंगे पुराना वाला, और उसका कितना डिफरेंस है 30 रुपीज़, ठीक है। 6 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 6 5 है तो 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7x + 350 -5 6 है, 6 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 = 30, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में 30 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 7 है 35x, और 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 350 में तो 0, 5 5 = 25, 2 5 3 = 15 और 2 17, -36x = 900, ठीक है। माइनस प्लस के 35 माइनस के 36, तो माइनस का x बचेगा, प्लस 1750 = 900, तो 1750 माइनस 900 को दिलाइए माइनस में, ये माइनस का x दूसरी तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का x, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 850 = x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 850 रुपीज़, ठीक है। और x क्या था हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्या होगा 850 रुपये, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x - 2 × x - 9 का न्यूनतम मान है, ठीक है। इसका न्यूनतम पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा x की इसमें करेंगे पूरे में x - 9 में, और फिर करेंगे -2 की x - 9 में, x² -9x -2x और माइनस माइनस प्लस 18, तो कितना आ जाएगा x² -11x प्लस के 18, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ गई, अब इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो कर्व देख लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका कर्व कैसा भी हो, ठीक है, सपोज कीजिए इस तरीके से होगा तो यहाँ पर एक ये इसकी ये जो है टर्न हो रहे हैं, ठीक है, और सबसे नीचे ये है, एक ये है, तो इसे हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू, और ये सबसे ऊपर है, ठीक है, इससे ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है अभी तक इस फिगर में, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, ये हमने नॉर्मली कोई भी कर्व मान लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट मतलब यहाँ पर जो इनका डेरिवेटिव होगा या जिसे हम बोलते हैं dy/dx, मैक्सिमम पर भी जीरो होगा और मिनिमम पर भी जीरो होगा, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल के 0 कर देंगे, ठीक है। और अगर इस तरीके से होता कर्व कि वो ऊपर ही बढ़ता जाता है तो इसका डेरिवेटिव मतलब इसका कहीं भी डी बाई डी एक्स 0 नहीं है, ठीक है। तो इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हर बार एक नया नंबर आ जाएगा जिसके लिए कर्व आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम ये फर्स्ट वाले कर्व से देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव निकाल के उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स में दी हुई है पोलिनोमियल, इसको वाई मान लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 11 कांस्टेंट है, एक्स का हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 11, ठीक है। अब ये इसे पुट करना है 0 के इक्वल, तो 2x इजिकल टू 11, एक्स की वैल्यू आ गई 11/2, ठीक है। एक्स की ए की वैल्यू आई है, तो या तो इसके लिए मैक्सिमम होगा या मिनिमम। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा है कि न्यूनतम, तो न्यूनतम ही होगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम होता तो क्वेश्चन में थोड़ी ना पूछता। और एक्स की ए की वैल्यू आई है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, x-2 और x-9 में, तो 11/2 -2 और 11/2 -9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 11/2 में से 2 माइनस करेंगे, 11 - 4/2 मल्टीप्लाई 11 - 9 टू 18/2, तो 11 में 4 माइनस करेंगे 7/2 और 18 माइनस करेंगे तो माइनस के 7/2, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 49/4, ठीक है। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं, हम इसको इरेज कर सकते, ये रहा 49/4, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो चाहे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करना है, उसका डेरिवेटिव निकाल के 0 को इक्वल पुट करना है। यहाँ से वैसे तो ए की वैल्यू, एक्स की ए की वैल्यू आई थी, अगर 2 आती तो हम दोनों पे निकाल के देखते, तो जो दोनों पे एक पे वैल्यू कम आती है और एक पे ज़्यादा आती है, जो कम आती तो वो मिनिमम हो जाती और जो ज़्यादा आती है वो मैक्सिमम हो जाती, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना, मतलब स्क्वायर रूट 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस कर दीजिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि पहले अगर हम डायरेक्ट करेंगे 272 का स्क्वायर करेंगे, फिर 128 का, फिर उसके फैक्टर करेंगे तब निकालेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड से बहुत आसान होगा, कम टाइम भी लगेगा, कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी। तो उसको प्लस कर दीजिए, 272 प्लस 128 इंटू 272 माइनस 128, ठीक है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 के 0 कैरी 1, 7 to 9 10 0 2 और 1 3 और एक कैरी का था 1 400, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 और 2 में से 1 करेंगे तो 1, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अब ये तो सभी को पता होगा कि 400 को हम कैसे लिख, 20 का स्क्वायर होगा लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसे लिख सकते हैं 12 × 12, इन दोनों में से एक पेयर बाहर मतलब 20 बाहर, और इन दोनों में से एक 12 बाहर मतलब 12, सॉरी इन दोनों में से एक 12 बाहर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 12 तो जाएगा 240, इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल जो होगा 240 होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा 2018 वाला सेट, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यूपीटेट 2017 का पेपर सॉल्व, एंड थैंक यू।